क्या भैया? पानी पूरी खाऊंगी चप्पड़ चप्पड़। पुचका खिला दीजिए पुचर पुचर। क्या भैया? लीजिए लो चप 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 चप। क्या भैया? वास्ते के ना वास्ते के ना हुइया 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 वास्ते के ना हुइया 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 वास्ते के ना हुइया 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 वास्ते के ना हुइया हुइया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट को, जो रहने वाली है यूनिट नंबर 6 क्लास 12 की दोस्तों, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। बोर्ड्स के 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। मैं जानता हूं इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट है, कंफ्यूजन होता होगा कि कैसे चीजों को याद रखें और कैसे एक एक चीजों को समझे। तो टेंशन ना लो, इस वीडियो के अंदर वो सभी टेंशन को मैं दूर करने वाला हूं। तो ईमानदारी से पूरे वीडियो लेक्चर को देखो और उसके बाद बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में PYQ से आते हैं। और इस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने आप लोग का मेरा क्वेश्चन बैंक लेकर आऊं, जिसके अंदर आप लोग को मिलते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, जिससे आप लोग को कहीं से भी अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आप लोग को आसानी से बन पाएगा। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अभी जाके ऑर्डर करें। इसके अंदर मिलते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, MCQ, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी के फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ, वो भी प्रॉपर आंसर्स के साथ, माइंड मैप, आंसर की, टॉपर की शीट, ये सभी चीजें आप लोग को इसके अंदर मिल रही है। और साथ में सैंपल पेपर भी अवेलेबल है, सो दैट बोर्ड्स में एग्जामिनेशन की लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेंगे। तो अभी जाओ ऑर्डर करो, क्योंकि यार पूरा वीडियो जो है मेरी इसी बुक से डिजाइंड है आप सभी लोगों के लिए। तो ईमानदारी से वीडियो को एंड तक के देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, जिससे 100 मार्क्स आसानी से आप लोग सिक्योर कर पाओगे। अब आखिर क्या क्या चीजें पढ़ना है हमें, तो ये रहा आप लोग का सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग सभी टेस्ट और सभी डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को हम लोग को डिटेल में समझते हुए चलना है। टेंशन नहीं लेना। एक चीज मैं आप लोग को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर ढेर सारे टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट के बारे में एक चीज याद रखो कि उसका पर्पस क्या है, कौन कौन से इक्विपमेंट में मतलब इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है और प्रोसीजर क्या है उसका। और अगर आप लोग को उसका डायग्राम बनाना आता है उस टेस्ट का तो बहुत अच्छी बात है, बस खत्म कहानी। इसके अलावा कौन किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, एक बहुत बड़े से चार्ट आर्ट देखने को मिलेंगे, वो रटना नहीं है आपको, बस पर्पस, इक्विपमेंट और प्रोसीजर समझ लो और प्रॉपर डायग्राम बनाना जान लो, खत्म कहानी। तो हो जाएगा आप लोग का चैप्टर यहाँ से एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि आखिर फिटनेस टेस्ट क्या है, जिसके अंदर आप लोग को साई खेलो फिटनेस टेस्ट जो कि स्कूल्स में देखे जाते हैं उनके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये फिटनेस टेस्ट क्या होते हैं, और फिटनेस टेस्ट को समझने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये फिटनेस क्या चीज होती है। फिटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बीमार नहीं हो मतलब आप फिट हो, या आप स्ट्रांग हो मतलब फिट हो। अगर कोई भी पर्सन बिना थके अपना टास्क मतलब डेली टास्क, मतलब आपकी मम्मी ने कही कि यार ये सामान को इधर से उठा के उधर रख दो, ये काम करके आ जाओ, अगर आप इसको आसानी से कर पा रहे हो वो भी बिना थके, और उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी रिजर्व में बची हुई है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई काम और करने को कहा जाए तो वो उसको भी आप आसानी से कर पाओ, तब वो इंसान कहलाता है फिट। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हुई। उसी चीज के बारे में आप लोग को यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे, फिटनेस रिफर टू अ पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग ओवरले टाइट, मतलब बिना थके आप आसानी से काम को कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी इनफ एनर्जी बच रही है बाकी के डेली टास्क या इमरजेंसी वर्क को करने के लिए, तब आप कहलाओगे कि आप फिजिकली फिट हो। यहां तक क्लियर हुआ। तो कई लोग को ऐसा लगता है कि फिटनेस मतलब कि आप बहुत तेज दौड़ ले रहे हो या कोई चीज को लिफ्ट कर ले रहे हो मतलब आप फिट हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिटनेस जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को डिनोट करती है। तो फिटनेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इट मींस दैट बीइंग स्ट्रांग, एनर्जेटिक, फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी इनफ टू हैंडल डेली टास्क एंड चैलेंजेस विदाउट फीलिंग टायर्ड और वीक। तो मेरे ख्याल से यहां तक कि फिटनेस समझ में आ गई होंगी। अब इस फिटनेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट आप लोग को करने पड़ते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो फिटनेस टेस्ट के बारे में स्पेशली पढ़ने वाले हैं वो कौन से टेस्ट रहेंगे, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में। अब आप बोलोगे भाई ये जो फिटनेस टेस्ट है साई खेलो इंडिया वाला, ये है क्या? तो गवर्नमेंट ने ना स्पेशली आप सभी लोगों के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, इन लोग के लिए टेस्ट डिजाइन करके दिए, जिसके थ्रू हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है और क्या आप फिजिकली फिट हो कि नहीं। तो बेसिकली ये जो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है दोस्तों, इसको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। मेनली कौन से 2 ग्रुप है? सबसे पहला जो एज ग्रुप है वो है 5 साल से 8 साल के बच्चे, या मैं कह सकता हूं क्लास 1 to 3rd के बच्चे, और दूसरा जो ग्रुप है वो है दोस्तों क्लास 4 to 12 के बच्चे, और एज ग्रुप की अगर बात करी जाए तो 9 to 18 ईयर्स के बच्चे। तो दोस्तों दोनों ग्रुप के अंदर डिफरेंट टेस्ट है। जैसे छोटे बच्चों के लिए क्लास 1 to 3rd के हैं तो उसके अंदर आप लोग को BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट और प्लेट टैपिंग मेथड को पढ़ना है। और अगर मैं बात करता हूं बड़े बच्चों की, तो यहाँ पे आपको BMI, देखो सेम BMI है जो यहाँ पे BMI पढ़ोगे ना, सेम यहाँ पे भी है। इसके अलावा 50 मीटर का स्पीड टेस्ट, 600 मीटर का रन, सिट एंड रीच टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, डिफरेंट टाइप के आप लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं।
तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों छोटे बच्चों से, जो कि एज ग्रुप में है 5 to 8 ईयर्स के, क्लास 1st to 3rd के बच्चे। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। एक बात मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताओ कि अब यहाँ पे छोटे बच्चे, क्या इनको प्रॉपर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग इस दौरान दी जाती है? नहीं, बट बेसिक मूवमेंट जरूर करवाए जाते हैं, जो कि मूवमेंट स्किल्स के तौर पे हम लोग देखते हैं उन्हें। तो जितने भी छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स को सिखाते हैं। ये वो बेसिक मूवमेंट होते हैं दोस्तों जो आगे जाके उनके स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? रनिंग आ सकता है दोस्तों, जंपिंग आ सकता है, थ्रोइंग, कैचिंग, बॉलिंग, या बॉडी को प्रॉपर वे में बैलेंस करना, ये सभी चीजें सिखाई जाती है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर कोई भी बच्चे के अंदर FMS मतलब फंडामेंटल मूवमेंट स्किल बेटर तरीके से, मतलब इनिशियल टाइम पे ही अगर वो अचीव कर लेगा, तो आने वाले टाइम में वो कोई भी स्पोर्ट्स को आसानी से सीख सकता है। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस ग्रुप के बच्चों के लिए हम लोग किस टाइप के वैरायटी ऑफ टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। तो मेनली 3 टेस्ट आप इसके अंदर पढ़ोगे। एक BMI है, प्लेट टैपिंग मेथड है, और थर्ड है दोस्तों फ्लेमिंगो बैलेंस। कई बार एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर MCQ आ सकता है। BMI किसके लिए होता है? बॉडी कंपोजिशन को पता करने के लिए, क्या वो इंसान मोटा है, दुबला है, पतला है, मतलब बॉडी का कंपोजिशन कैसा है। दूसरा होता है प्लेट टैपिंग मेथड, इसके थ्रू हम लोग बॉडी के कोऑर्डिनेशन को पता कर सकते हैं कितना अच्छा है। और फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट के थ्रू हम लोग बॉडी के बैलेंस को पता कर पाते हैं कि कितना वो बॉडी अपने आप को, मतलब उनकी जो बॉडी है कितना अच्छे तरीके से उनको बैलेंस कर पा रही है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है दोस्तों वो है BMI। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। BMI करता क्या? BMI याद रखना, बॉडी के कंपोजिशन को समझाने का काम करता है। क्या आप दोस्तों दुबले हो, फिट हो, या ओवरवेट हो, या बहुत ज्यादा मोटे वाली कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों, बॉडी के फैट परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उसके थ्रू आप लोग को ये समझाने का काम करता है। तो BMI को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी मेथड के थ्रू। इसके लिए आप लोग को सिर्फ 2 चीज लगेगी। जो भी इंसान का आप BMI कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले उसका बॉडी वेट कैलकुलेट कर लो, वो भी kg में। दूसरी चीज जो उसकी हाइट है उसको मेजर कर लो आप लोग मीटर में। इसके लिए आप लोग को वेट मशीन की जरूरत पड़ सकती है, मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी, एक फ्लैट सरफेस की जरूरत भी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप लोग का प्रॉपर हाइट वगैरह मेजर हो पाए। अगर ऊपर नीचे रहेगा तो फिर टेढ़ी मेढ़ी हाइट मेजर हो जाएगी। तो जब आप लोग का वेट और हाइट आप लोग मेजर कर लेते हो दोस्तों, उसके बाद आप लोग को BMI के इस फॉर्मूले में इसको रखना है। BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। जो वेट है यहाँ पे वो kg में रखोगे, हाइट जो है दोस्तों वो मीटर में आप लोग को रखना है, लेकिन हाइट का स्क्वायर है, ये चीज याद रखना। तो आप लोग को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, आप लोग अपनी हाइट को मेजर करो मीटर में कितनी है, ठीक है, और वेट आपका कैलकुलेट कर लो kg में कितना है, और इस फॉर्मूले में रखो, और मुझे जल्दी से बताओ आपका BMI का स्कोर क्या निकल के आ रहा है। अगर आपका BMI का स्कोर 18.5 से कम आ रहा है, इसका मतलब आप अंडरवेट की कैटेगरी के अंदर हो। अगर आपका BMI का स्कोर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आ रहा है, मतलब आप हेल्दी वेट के अंदर हो, जिसको हम लोग नॉर्मल वेट भी कहते हैं। मतलब सबसे बेस्ट यही होता है। इसके बाद अगर आपका वेट स्कोर BMI स्कोर 25 से लेकर 29.9 के बीच में आ रहा है, तो आप ओवरवेट हो। और अगर आपका BMI स्कोर 30 या 30 के अबव आ रहा है, दैट मीन्स आप लोग ओवरवेट कैटेगरी के अंदर आते हो। सॉरी ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर आते हो। ओवरवेट की कैटेगरी ये है, और ओबेसिटी मतलब 30 के अबव। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया BMI के अकॉर्डिंग ना डिफरेंट टाइप की ओबेसिटी भी होती है। ओबेसिटी 1, 2, 3, क्या ये लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। आप इतना बस लिख दो कि 30 या 30 से अबव ओबेसिटी होती है, खत्म कहानी। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का BMI स्कोर क्या आ रहा है। चलिए अब जानते हैं छोटे बच्चों के लिए जो नेक्स्ट टेस्ट आप लोग को करना है वो क्या है। वो है प्लेट टैपिंग मेथड। ये जो प्लेट टैपिंग मेथड, इसका पर्पस क्या होता है? जैसे BMI का पर्पस था बॉडी के कंपोजिशन को पता करना, ऐसे ही इसका पर्पस होता है बॉडी के अंदर स्पीड और कोऑर्डिनेशंस को पता करना। किसके स्पीड और कोऑर्डिनेशन को पता करना? बॉडी के अंदर लिम्स के कोऑर्डिनेशन को, मतलब आपके हैंड के मूवमेंट को पता करना है कि वो कितना ज्यादा फास्टर मूव कर पाते हैं। तो इसके लिए कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो एक टेबल लगता है कुछ इस तरीके से, जहां पे आप लोग को एक रेक्टेंगुलर एक शीट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की है। 2 इस तरीके की येलो डिस्क की जरूरत पड़ेगी, जिसका डायमीटर आप लोग को 20 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इसका टॉप व्यू अगर आपको दिखाता हूं दोस्तों, तो दोनों डिस्क के सेंटर से जो डिस्टेंस है आपकी वो 60 सेंटीमीटर की होती है, और इन दोनों के एकदम बीचों बीच आप लोग को 20 बाय 10 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पे इस तरीके से प्लेस देखने को मिलती है। इस टेस्ट में आप लोग को आखिर करना क्या है? एक हाथ को आप लोग को रेस्ट करना है इस रेक्टेंगुलर मतलब सरफेस पे, और एक हाथ को आप लोग को येलो डिस्क में रखना है। ये वाला जो हैंड है जो सेंटर पे रखा हुआ है वो रेस्ट पे रहेगा, और ये वाला हैंड येलो डिस्क में इस तरीके से टैप करेगा। क्लियर है? तो गेट सेट गो बोला जाएगा और टैपिंग आपको स्टार्ट करनी है, मतलब इस तरीके से टैपिंग स्टार्ट करनी है। कितने बार टैप करना है? 50 टाइम्स, मतलब 1 2 3 4। 1 साइकिल क्या कहलाएगा? जब 2 टैपिंग एक बार में हो जाएगी, मतलब
ये आप लोग का एक साइकिल है। तो ऐसे टोटल कितने साइकिल करना है आपको? 25 साइकिल। और मैं सिंपल वे में कर रहा हूं, कितने बार टैपिंग करना है? तो 50 टाइम्स आप लोग को इस चीज को टैपिंग करना है और कोशिश करना है कि आप इसको जल्दी से जल्दी कर पाओ, स्पेशली 20 सेकंड के अंदर। एग्जामिनेशन में भी आप लोग को ये डायग्राम जरूर बना के आना है, जो एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो, सो दैट समझने में आसानी हो जाएगा कि एक हाथ आपका रेस्ट है, एक बार यहाँ हाथ है, फिर ये हाथ इधर चला गया, जैसे ये हाथ इधर जा चुका, अब ये हाथ इधर आएगा। आई होप क्लियर है। इसके बाद जो छोटे बच्चों के लिए आप लोग को टेस्ट पढ़ना है दोस्तों, वो क्या है? थर्ड टेस्ट, जिसका नाम है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि ये पक्का बॉडी के बैलेंस को मेजर करने का काम करता है। किस टाइप का बॉडी के बैलेंस को? तो बेसिकली ये स्टैटिक बैलेंस को मेजर करने का काम करता है और आपकी लेग्स की कितनी स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने का काम करता है। देखो, अगर आपके पैर में ताकत रहेगी तभी तो आपकी बॉडी जो बैलेंस कर पाएगा वो आसानी से। और स्टैटिक बैलेंस का मतलब खड़े खड़े आप अपनी बॉडी को कितने अच्छे से बैलेंस कर पाते हो। आप बोलोगे भैया 2 पैर में खड़े रहते तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस टेस्ट के अंदर एक पैर में आपको खड़े रहना है। तो दोस्तों इसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है क्या? तो देखा जाए तो एक नॉन स्लिपरी सरफेस की जरूरत पड़ेगी, स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई बीम वीम की जरूरत पड़ रही है तो पड़ जाएगी, नहीं तो किसी का सहारा ले सकते हो आप सिर्फ खड़े होने के लिए इस पोजीशन पे। इसमें करना क्या है? एक पैर में आपको खड़ा होना है, दूसरे पैर को हाथ से पकड़ लेना इस तरीके से, और दूसरा हाथ जो है सीधा रहना चाहिए, कुछ इस तरीके से। आई होप क्लियर है। तो इसमें करना क्या, आपको गेट सेट गो बोला जाएगा। 30 सेकंड तक के आपको अपनी बॉडी को कंप्लीटली बैलेंस करके रखना है। इसमें क्या होगा ना, कई बार हो सकता है कि कोई इंसान डिसबैलेंस होकर गिर जाए तो वापस से उस पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन आपको कम से कम बार ही डिसबैलेंस होना है। जितना कम बार डिसबैलेंस होंगे उतना अच्छा स्कोर माना जाएगा, और जितना ज्यादा बार डिसबैलेंस होंगे माना जाएगा कि भाई आपके अंदर, मैं कह सकता हूं कि बैलेंस उतना अच्छा बॉडी का नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को छोटे बच्चों के लिए तो तीनों टेस्ट के बारे में अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बात करने वाले हैं बड़े बच्चों के बारे में, जो कि 9 साल से लेकर 18 साल के बच्चे या फिर क्लास 4 to 12 के बीच के बच्चे आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देखो यार, यहाँ पे फंडामेंटल मूवमेंट स्किल के बारे में ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अब बच्चे बड़े हो चुके, स्पोर्ट्स में खेलना स्टार्ट कर चुके। इस दौरान पे उनकी डिफरेंट चीजों को आपको मेजर करना है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, इन सब को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट आप लोग को कंडक्ट करना है। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बड़े बच्चों के लिए भी बीएमआई हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करने वाले। तो ये जो बीएमआई का पूरा कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले समझे थे हम लोगों ने, जिसमें बॉडी कंपोजिशन पता किया जाता है, ये बड़े बच्चे और छोटे बच्चे दोनों के लिए सेम मेथड है। तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर दे रहा हूं, क्योंकि इसको अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जो बड़े बच्चों में जो सेकंड टेस्ट आप लोग को पढ़ना है दोस्तों, वो है 50 मीटर का स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। इसमें किया क्या जाता है, मतलब पहले चीज तो ये समझ लेते हैं इसका पर्पस क्या है। पर्पस दोस्तों इसका बेसिकली ये है कि आपकी बॉडी के एक्सेलरेशन या स्पीड को मेजर करना, कितना तेज आपकी बॉडी मूव कर पाती है। अब इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो दोस्तों एक 50 मीटर के ट्रैक की जरूरत पड़ेगी आपको, साथ ही साथ स्टॉप वॉच की भी जरूरत पड़ेगी कि कितने कम टाइम के अंदर आप लोगों ने 50 मीटर को कवर कर लिए। करना क्या होता है दोस्तों, तो बेसिकली आपका एक 50 मीटर का ट्रैक होता है। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच में 50 मीटर का आप लोग को डिस्टेंस है। आप यहां खड़े रहोगे, जैसे गेट सेट गो बोला जाएगा, आपको पूरी ताकत से जितना ज्यादा फास्ट हो सकता है उतना मूव करते हुए आपको फिनिश लाइन तक के पहुंचना है, मतलब 50 मीटर तक के पहुंचना है। जितना कम टाइम के अंदर आप लोगों ने इस डिस्टेंस को कवर कर लिए, उतना तेज माना जाता है आपके अंदर स्पीड देखी गई है। तो स्कोरिंग कैसी होंगी, 2 ट्रायल आप लोग को दिए जाएंगे। इसमें जो सबसे बेस्ट वाला आप लोग का ट्रायल रहेगा उसको कंसीडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा आपकी स्पीड कितनी है। नेक्स्ट होता है दोस्तों, वो है 600 मीटर का वॉक टेस्ट। अब कई बार ना इसको वॉक की जगह रन भी लिखा रहता है, एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना। लेकिन रन में इसका मतलब ये नहीं पूरी ताकत से दौड़ना, जो आप लोग जॉगिंग स्पीड में चलते हो ना, वो उसकी बात यहाँ पे होती है। बट आप चाहो तो यही लिखिएगा 600 मीटर का वॉक टेस्ट। अब ये 600 मीटर का जो वॉक टेस्ट है, इसका पर्पस क्या है, आपकी बॉडी के अंदर के फिटनेस लेवल को पता करना, स्पेशली एंड्योरेंस को, कि कितने लंबे वक्त तक के आप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि 600 मीटर का ट्रैक बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 50 मीटर के। वहां पे आप पूरी ताकत से दौड़ रहे थे, 600 मीटर में आप पूरी ताकत से दौड़ोगे तो हो सकता है आप 100 मीटर में ही थक जाओगे और फिर आगे आप 600 मीटर के ट्रैक को कवर ही नहीं कर पाओगे। इस टेस्ट के लिए क्या क्या जरूरत पड़ रही है दोस्तों, तो 600 मीटर के ट्रैक की जरूरत पड़ रही है और स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों प्रोसीजर क्या होती है, गेट सेट गो बोला जाएगा और आप लोग को जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी आप लोग को 600 मीटर के ट्रैक को कवर करना है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आप दौड़ना स्टार्ट करें और वापस आके फिनिश पॉइंट पे आके एंड करें। आई होप क्लियर है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने 600 मीटर के ट्रैक को कवर कर लिए तो इसका मतलब माना जाएगा आपके अंदर एंड्योरेंस उतना अच्छा है। अब ऑब्वियसली बात है, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा एंड्योरेंस आपके अंदर माना जाएगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में पूरी ताकत से नहीं दौड़ना है। आपको एक इकोनॉमिकली स्पीड बनाते हुए, मेंटेन करते हुए चलना है, सो दैट इतने बड़े ट्रैक को आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है सिट एंड रीच टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप लोग लोअर बॉडी और साथ में आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेजर करने का काम ये टेस्ट करता है।
पर्पस क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बताया लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप रीजन, बैक और हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करने का काम कर रहा है। इक्विपमेंट क्या लगता है, सिट एंड रीच बेंच लगता है, कुछ इस तरीके का वो सिट एंड रीच बेंच आप लोग को देखने को मिलता है। करना क्या होता है दोस्तों, इंसान को इस तरीके से ग्राउंड पे इस तरीके से लेट जाना है, पहले लेटना नहीं है ना, अपने पैरों को सीधा कर लेना है और सब बैठना और सामने की तरफ झुकने की कोशिश करना, जैसे भाई आपको सामने की तरफ झुकते हुए देखने को मिल रहे हैं। जर्क नहीं देना है, पूरी ताकत से धक्का नहीं मारना है, जितना बॉडी खुद से जा सकती है आगे उतना जाने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्केल लगी हुई है, ये स्केल कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, माना जाएगा कि वो आप लोग का स्कोर है। जितना आप आगे आओगे उतना अच्छा स्कोर माना जाएगा, जितना पीछे आओगे माना जाएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी आपके अंदर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो भी स्कोरिंग होगी वो सेंटीमीटर में आप लोग को देखने को मिलने वाली, इस तरीके की आप लोग की स्केल रहती है दोस्तों। अगर 0 से पीछे में अगर आप लोग का हाथ टच हो रहा है मतलब नेगेटिव स्कोरिंग होगी, 0 के आगे हो रहा है मतलब पॉजिटिव स्कोरिंग के तौर पे माना जाएगा ये स्केल के, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। और जब आप लोग इसको कर रहे हो दोस्तों तो होगा क्या कि जब आप आगे आओगे तो क्या है ना, आपको एटलीस्ट 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, वहां पे आपका मार्क किया जाएगा, फिर आप लोग रिलैक्स्ड हो सकते हो। बट एक चीज याद रखना, नीज को बैंड नहीं करना है, नीज एकदम सीधे रहना चाहिए इस चीज के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये रहा सिट एंड रीच बेंच, और जैसे ये दीदी यहाँ पे आप लोग को एकदम नीज को सीधे करते हुए देखने को मिल रही है, जितना ज्यादा हो सकता है बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, जर्क नहीं मारना, ये चीज याद रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो आप लोग का है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। इसके थ्रू आप लोग एब्डोमिनल की मसल्स की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों को पता करते हो। एब्डोमिनल की किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल एक सरफेस की जरूरत पड़ेगी और रिकॉर्डिंग शीट की जरूरत पड़ेगी आप लोग को। जैसे आप देख पा रहे हो, आपको जमीन में कुछ इस तरीके से लेट जाना है, अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एक एंगल बन जाना चाहिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे। हाथ आप चाहो तो रिलैक्स्ड कुछ इस तरीके से भी रख सकते हो, बट कुछ बुक के अंदर ना ऐसे हाथ आप लोग को देखने को मिलते हैं। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप लोग हैंड पोजीशन को रखो। अब करना क्या होता है, तो याद रखना आप लोग को ऊपर आने की कोशिश करना, मतलब अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो आपको पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है और फिर नीचे रिलैक्स्ड इस पोजीशन पे लेकर आना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कितना बॉडी को उठाना है, लगभग 30 डिग्री के आसपास तक के अगर आप उठा लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और इस टेस्ट को कंडक्ट कैसे करना है, तो याद रखना जब आप उठोगे तो कोशिश करना 1.5 सेकंड के अंदर अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है आपको, और 1.5 सेकंड के अंदर नीचे जाना है, मतलब 1.5 सेकंड में ऊपर, 1.5 सेकंड में नीचे, मतलब एक कंप्लीट कर्ल जो होगा ना ऊपर जाके नीचे आने में वो 3 सेकंड में होना चाहिए। कई लोग को ऐसा लगेगा कि अपनी मुंडी को बस ऊपर कर लेना है तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। शोल्डर को आप लोग को ऊपर उठाने की कोशिश करना है अराउंड 30 डिग्री से, और जो एक कर्ल माना जाएगा वो कैसे होगा दोस्तों, वो 3 सेकंड में होना चाहिए, मतलब 1.5 सेकंड में ऊपर, 1.5 सेकंड में नीचे आना है आपको। कब तक क्या आपको करना है, तो देखो यार 25 कर्ल्स कर सकते हो, या फिर जब तक कि आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ तब तक क्या आपको करना है। जितने ज्यादा आप लोगों ने कर्ल्स कर लिए माना जाएगा उतना अच्छा आपके एब्डोमिनल की मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर शोल्डर अगर नहीं उठ रहे हैं तो माना जाएगा कि वो कर्ल जो है वो गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और टेस्ट जिसके थ्रू आप लोग स्ट्रेंथ को पता कर सकते हो दोस्तों, वो है पुशअप्स टेस्ट। पुशअप टेस्ट वुमेन और मेन दोनों के लिए होते हैं। मेन के लिए कुछ इस तरीके से होते हैं जहां पे आप लोग का जो पैर है वो पूरा का पूरा सीधा, मतलब पूरी बॉडी इस तरीके से अलाइंड रहती है, और आप लोग पूरा जब नीचे जाते हो तो आपका जो हाथ है देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन वुमेन के अंदर अगर आप लोग जो देखते हो ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नीज यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे नीज डाउन नहीं है, यहाँ पे नीज डाउन है, बाकी सेम यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए नीचे जाना है। तो आपको पूरा ऊपर से पूरा नीचे जाना है, फिर नीचे से पूरा ऊपर जाना है। जब आप नीचे से ऊपर पूरा जाओगे तो एक पुशअप माना जाएगा। अब इस पुशअप्स को करने के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्लोर मैट लगेगा और एक रिकॉर्डिंग शीट लगेगी, गेट सेट गो बोला जाएगा। पूरी बॉडी को आप लोग को मतलब इस पोजीशन पे लेकर आना है और आप लोग को पूरे पुशअप्स लगाना स्टार्ट करना है। जितने ज्यादा बार आप करोगे ये माना जाएगा कि उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली अपर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस उतना ज्यादा अच्छा है। याद रखना बॉडी जो है आप लोग की एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हिप जो है वो ऊपर निकल गया है वो नीचे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा मेंटेन करना है आपको पोस्चर को। इसके अलावा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेन के लिए जो पुशअप्स है इसमें आप देख पा रहे हो नी टच नहीं हो रहे, ये नॉर्मल फॉर्म के पुशअप है जिसको हम लोग पुशअप्स कहते हैं नॉर्मल वे में। लेकिन जो वुमेन है उनके लिए जो पुशअप्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड पुशअप्स या एडवांस पुशअप्स, जिसमें आप लोग को यहाँ नीज डाउन देखने को मिल रहे हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें टेंशन नहीं लेना, स्कोरिंग से लेकर सारी चीजें, बस डायग्राम आप लोग को दोनों का डिफरेंट है बस। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी, एक एक चीजों को आप लोगों ने समझ लिए, कंफ्यूज मत होना। जो भी अभी हम लोगों ने पढ़े उसमें हम लोगों ने ये देखे बीएमआई बॉडी के कंपोजिशन को पता करने के लिए, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट बॉडी के बैलेंस मतलब स्टैटिक बैलेंस को पता करने के लिए, प्लेट टैपिंग मेथड के थ्रू हम लोग लिम्स के कोऑर्डिनेशन को पता कर रहे थे,
BMI में सेम यहाँ पे भी हम लोगों ने बॉडी के कंपोजिशन को पता किए थे। बड़े बच्चों के लिए 50 मीटर का जो स्पीड टेस्ट है, हम लोगों ने बॉडी की एजिलिटी और स्पीड को पता किए। 600 मीटर का जो वॉक था, इसके थ्रू हम लोगों ने एंड्योरेंस को पता करे। हम लोगों ने सिट एंड रीच बॉडी टेस्ट के थ्रू हम लोगों ने करे क्या थे, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करे थे दोस्तों। साथ ही साथ स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर एब्डोमिनल जो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट था, इसके थ्रू हम लोगों ने एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को पता किए। पुशअप टेस्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या करे, अपर बॉडी की कितनी स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ एंड्योरेंस है, उसको पता करने का हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। तो यहां से आप लोग का फिटनेस टेस्ट मतलब स्पेशली साई खेलो फिटनेस टेस्ट कंप्लीट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो रहने वाला है आप लोग का मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इसमें आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट होता क्या। देखो, कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट समझने से भी पहले सबसे पहले ये समझ पड़ेगा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या है। जैसे आप लोग यार थोड़ी देर में थक जाते होंगे, सांस फूलने लग जाती होगी, है ना, दिल घबराने लग जाता होगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेमिना की कमी है। स्टेमिना की कमी किस वजह से हो रही है? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी ना होने की वजह से। अब ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या कहलाती है कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर हार्ट, लंग्स और बाकी जो ऑर्गन्स है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि उस इंसान के अंदर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस लेवल अगर आपके अंदर अच्छा होगा तो आप लोग स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग या वो एक्टिविटी जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट मींस हाउ वेल योर हार्ट एंड लंग्स वर्क व्हेन यू रन, स्विम, साइकिल या जो एक्टिविटी आप सोच रहे हो वो अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो बिना थके, तो मैं ये मान सकता हूं कि आपके अंदर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी होने की वजह से जो आपका हार्ट है वो ब्लड को सही तरीके से पंप करेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई, इनटेक, अपटेक प्रॉपर वे में होगा। एक सेकंड, ऑक्सीजन इनटेक और ऑक्सीजन अपटेक एग्जामिनेशन में एक नंबर में पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन इनटेक का मतलब होता है जो आप सांस अंदर ले रहे हो सांस को लंग्स के थ्रू, वो कहलाता है दोस्तों ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है? जो सांस आपने अंदर ले लिए उसको बॉडी ने कैसे कंज्यूम करी मसल्स और ब्लड सेल्स के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो कहलाता है ऑक्सीजन अपटेक। कंफ्यूज मत होना, इनटेक जो है वो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सांस अंदर ले ली गई, जो सांस अंदर आ गई उसको कैसे एनर्जी के तौर पे आप लोगों ने यूज कर ली, वो ऑक्सीजन अपटेक होता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन इनटेक, अपटेक और सारी कहानी हमने समझी है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के अंदर था। अब ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए टेस्ट आप लोग को कंडक्ट करना रहता है। बेसिकली आपके स्कूल के अंदर दो टाइप के टेस्ट आप लोग को बोला गया होगा, एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और दूसरा कई स्कूल के अंदर ऐसा बोला गया होगा कि रॉकपोर्ट वाला टेस्ट भी आपको करना है, लेकिन वो सिलेबस से डिलीटेड है। सिर्फ एक टेस्ट आपको पढ़ना है, वो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसका पर्पस क्या है? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को या एरोबिक फिटनेस को मेजर करना। इक्विपमेंट क्या लगता है इसमें? एक बेंच लगती है दोस्तों। मेल के लिए 20 इंच का हाई बॉक्स होगा या बेंच होगी, फीमेल के लिए 16 इंच का बेंच होने वाला है। इस पूरे के पूरे जो मैं कह सकता हूं जो टेस्ट इसको किन्ने ने डेवलप किया था? तो ब्रूहा ने किया था 1943 के अंदर। करना क्या होता है इस टेस्ट के अंदर? तो देखो बहुत इजी है, गेट सेट गो बोला जाएगा और आपको करना क्या है? चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। कब तक के? 5 मिनट तक के कंटिन्यू आप लोग को करते हुए चलना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है भाई? उसके बाद फर्स्ट टाइम आप लोग की हार्ट बीट मेजर होगी 1 से 1.5 मिनट के अंदर, फिर दूसरे बार होगी 2 से 2.5 मिनट के अंदर, फिर होगी तीसरे बार 3 से 3.5 मिनट के अंदर। जो स्टेप्स आप लोग करने वाले हो दोस्तों, 1 स्टेप एवरी 2 सेकंड में होगा। मतलब आप लोग को एटलीस्ट 30 स्टेप पर मिनट आप लोग को करना है 5 मिनट तक के, या जब तक कि आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ तब तक कि आप लोग को ये करते हुए चलना है। एक चीज आप लोग को इंश्योर कर लेना है कि जो भी आप स्टेप ले रहे हो उस दौरान ऐसा ना हो कि चक्कर आने लग गया और स्टेप कर रहे हैं मौत मैयत वाली हालत हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग प्रॉपर वे में कर पा रहे हो तब तक के ही आपको करना है। इसलिए कहा गया है कि अंटिल एग्जॉस्ट तक के आपको इसको करना है। इक्विपमेंट के बारे में बता चुका हूं, बेंच लगने वाला है, स्टॉप वॉच लगने वाला है और हार्ट बीट मेजर करने के लिए डिवाइस। अब देखो होगा क्या, ये जो आप लोगों ने मैं कह सकता हूं हार्ट बीट को या पल्सेस को मेजर कर रहे हो दोस्तों, इसको आप लोग को यूज करना है फिटनेस इंडेक्स के फॉर्मूले में। इसको मालूम होना, मतलब ये रटना आपको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो रटनी पड़ेगी इसमें। वो है ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5.5 इनटू पल्स काउंट ऑफ 1 to 1.5 मिनट आफ्टर द एक्सरसाइज। इस फॉर्मूले आप लोग को वैल्यू रखना है और उसके बाद चेक करना है ये स्कोर को कि अगर 49 तक के आ रहा है मतलब पुअर है, 50 to 80 तक क्या आ रहा है एवरेज है, 81 के अबव आ रहा है या 81 आ रहा है मतलब कि बहुत अच्छा माना जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आई होप यहां तक क्लियर है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये BMR क्या भला है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये BMR क्या चीज है जिसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं।
ये वो मिनिमम अमाउंट की कैलोरी होती है दोस्तों जो हमारी बॉडी रेस्ट पीरियड के दौरान पे मांगती है। रेस्ट पीरियड के दौरान मतलब आप सुबह से शाम तक के सिर्फ बिस्तर पे या बेड में लेटे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन जिंदा हो ना, तो जिंदा होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की कैलोरी आपकी बॉडी को जरूरत पड़ रही है वो बीएमआर होता है। अब जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई? बॉडी के अंदर ब्रीथिंग होनी चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, या और जो भी फंक्शनिंग होती है उनको चलाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की कैलोरी की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो बीएमआर कहलाता है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो आ रहा होगा कि आप बेड में पड़े हुए दिन से दिन तक के, उसके बावजूद भी हमें कैलोरी की जरूरत पड़ रही है। जी हाँ, पड़ रही है। जिंदा रहने के लिए बहुत सारी फंक्शनिंग बॉडी करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आप लोगों ने एक्सरसाइज करके आए, उस टाइम पे आप ज्यादा खाना कंज्यूम करोगे, लेकिन आप संडे के दिन पूरी तरीके से रेस्ट कर रहे हो, सिर्फ बेड में पड़े हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, उस दौरान आप मिनिमम अमाउंट की कैलोरी में भी जिंदा रह पाओगे। वही होता है दोस्तों बीएमआर। तो वही चीज दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इवन व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, भाई आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, उसके दौरान में भी जो आप लोग को जिंदा रहने के लिए जो कैलोरी की जरूरत पड़ रही है दोस्तों, एनर्जी की जरूरत पड़ रही, वो आप लोग को बीएमआर कहलाता है। फंक्शनिंग क्या होता है बीएमआर का? ब्रीथिंग में, ब्लड सर्कुलेशन में, डाइजेशन में, सेल प्रोडक्शन में, ब्रेन को चलाने में, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, हर जगह ये यूज हो रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसके थ्रू में ये पता चल पाता है कि हमें मतलब आपको मुझे कितनी कैलोरी की नीड है। इसके अलावा दोस्तों ये वेट लॉस और वेट गेन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चल पाता है कि कैसे आप लोग को प्रॉपर वे में एक प्लान कंडक्ट करना चाहिए, चाहे वेट लॉस का है वेट गेन के लिए, और कितना टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर आपको लगने वाला है उसको कैलकुलेट करने में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें यहाँ पे रोल फैक्टर करती है। भाई देख लेते हैं। एज के अकॉर्डिंग बीएमआर जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। आप लोग जब जवान हो तो उस टाइम पे ज्यादा खाना खा रहे हो, बुजुर्ग हो गए हो तो खाना कम खाने लग गए, क्योंकि बीएमआर का रिक्वायरमेंट कम हो चुका है। जेंडर पे भी डिपेंड करता है भाई, मेल जो है वो ज्यादा खा लेते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल के, इसलिए फीमेल बहुत सारा ऑर्डर करती है और आपको खिला देती है। मानता हूं कि वो प्यार है, लेकिन वो बीएमआर पे भी डिपेंड कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बॉडी के कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा आप मस्कुलर रहोगे तो आपको ज्यादा नीड होगी कैलोरी इनटेक की। आप एकदम केटीएम बॉय टाइप रहोगे तो ऑब्वियसली बात है यार, आप कम में कम खा लोगे और आप बोलोगे कि मैं सुबह नहीं खाता हूं, शाम को नहीं खाता हूं, रात को नहीं खाता हूं, बस हवा खा लेता हूं और जिंदा हो जाता हूं। इसके अलावा जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों, और फिजिकल एक्टिविटी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, खेल कूद के दौड़ के आओगे, तो आप थकोगे, कैलोरी बर्न करोगे, उतनी ज्यादा कैलोरी इनटेक की भी जरूरत पड़ेगी आपको। अब ये जो बीएमआर है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को डिफरेंट मेथड्स देखने को मिलती है। एक मेथड है दोस्तों एस मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज। इन्होंने दो टाइप के फॉर्मूले आप लोग को दिए है दोस्तों। सबसे पहला होता है रिवाइज्ड हैरिस बेनेडिक्ट बीएमआर इक्वेशन, और दूसरा होता है दोस्तों मफलिन नाम से एक इक्वेशन। तो मफलिन भैया की बीएमआर की इक्वेशन ये रही, मेल के लिए ये है, फीमेल के लिए है, और हैरिस भैया की जो आप लोग की इक्वेशन है वो ये रही दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये क्या रटना पड़ेगा क्या? जी हाँ, आपको इसको रटना है, घोल के पी जाना है। अब इन दोनों में से आप लोगों को कौन सी लिख कर आना है? एग्जामिनेशन में कोई भी पूछी जा सकती है इन दोनों में से, लेकिन एस का मतलब अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज का ऐसा मानना है जो मफलिन वाली मेथड है ना दोस्तों, जिसके थ्रू बीएमआर कैलकुलेट होता है मेल और फीमेल के लिए, ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू हैरिस भैया के। तो अगर दोनों याद करना है और ऐसा दिमाग में आ रहा है कि दोनों में से क्या याद करें, तो आप ये भी एक मतलब ये याद करके चले जाओगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार भैया एक बात बताओ, अगर कोई फिजिकली एक्टिव है उसके लिए बीएमआर अलग होगा, कोई एकदम मतलब आलसी है, नोबिता के साथ पड़ा हुआ है घर में, उसके लिए डिफरेंट होगा। जी हाँ, ये चीज आपको याद करना है। एग्जामिनेशन में आज के टाइम में स्पेशली कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के बेस पे आप लोग को ये चीज जरूर पूछी जाती है। अब इसके बाद का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग की बहुत हेल्प करेगा। हर इंसान को डेली कितनी कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है या बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो इसको अगर आपको पता करना है तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिक फैक्ट आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उस दौरान, जो आपका बीएमआर है उसको 1.2 से इंटू कर लोगे, उतनी कैलोरी आपको जरूरत पड़ेगी डेली। इसके अलावा अगर आप माइल्ड एक्सरसाइज करते हो दोस्तों, मतलब वीक में 3 टाइम्स आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, उस दौरान आप लोग को जो बीएमआर का रिक्वायरमेंट होगा वो बीएमआर इंटू 1.375 से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अगर आप मॉडरेट एक्टिविटी करते हो दोस्तों, मान लो आप लोग ज्यादा दिन कर रहे हो, 4 से 5 दिन अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, उस दौरान आप लोग का कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो बीएमआर इंटू 1.55 से कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। अगर आप
हैवी एक्सरसाइज करते हो या आप लेबर जैसे इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटेंस नहीं मतलब लेबर लोग बेचारे यार इतनी सारी चीजों को उठा के इधर से उधर ले जाते करते, उनको कितना बीएमआर रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है बीएमआर इंटू 1.725 से कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। इसके बाद एक्सट्रीम लेवल की अगर आप लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हो जहां पे आप लोग कंप्लीटली अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर लेते हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उस दौरान याद रखना दोस्तों बीएमआर आप लोग का बीएमआर इंटू 1.9 के थ्रू निकाला जा सकता है। तो दोस्तों ये जो बीएमआर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलग अलग टर्म, इसके थ्रू हम लोग टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग TDEE के नाम से जानते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी एक्टिविटी के लेवल के बेसिस पे। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है इसका नाम है कि आखिर रिकली एंड जॉन टेस्ट क्या होते हैं। देखो जैसे अभी हम लोगों ने समझे बच्चों के लिए टेस्ट समझ लिए, फिर थोड़े बड़े बच्चों के लिए समझ लिए, फिर और बड़े बच्चों के लिए समझ लिए, अब हम जानने वाले हैं कि बुजुर्गों के लिए कौन से टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग उनकी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस सबको पता कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रिकली एंड जॉन टेस्ट के थ्रू मेजर कर सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन के जो टेस्ट है या जिसको हम लोग रिकली एंड जॉन टेस्ट कहते हैं, ऑब्वियसली बात है रिकली एंड जॉन नाम से दो बंदे होंगे, उनने इन टेस्ट को डिजाइन किए। तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के टेस्ट पढ़ने वाले, कौन कौन से, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, और लास्ट में पढ़ने वाले 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये चेयर सिट एंड रीच टेस्ट क्या है, पर्पस क्या है इसका, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को पता करना, स्पेशली लेग्स की मसल्स की स्ट्रेंथ को पता करना। जैसे अंकल जी दिख रहे हैं, ऐसी चेयर यूज करना है जिसमें आप लोग को मतलब वो ना हो, मतलब रेस्ट ना हो, वो विदाउट रेस्ट वाली आप लोग को देखने को मिलने वाली नॉर्मल चेयर। क्रॉस हाथ करके करना है, बैठना उठना है, बैठना उठना है, बैठना उठना है, ये चीज करते हुए चलना है। कब तक के, 30 सेकंड तक के करना है। जितने ज्यादा बार ऊपर उठकर बैठ जाएंगे, मतलब बैठना उठना करेंगे, माना जाएगा उतनी अच्छी उनकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं स्ट्रेंथ है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फुल स्टैंड्स उनने करे बैठकर उठकर, तो उतने अच्छा आप लोग का रिजल्ट माना जाएगा। अब इसमें ये चार्ट देखा जाएगा मेल और फीमेल के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग, फिर पता कर लिया जाएगा कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। आपको रोना आ गया होगा चार्ट को देख के, क्या ये एग्जामिनेशन में आएगा, नहीं। आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखना, पर्पस क्या है, इक्विपमेंट क्या लगने वाला है। एक आर्म रेस्ट, विदाउट आर्म रेस्ट वाली चेयर लगेगी दोस्तों। साथ में इसकी हाइट जो है वो याद रखना है आपको, वो 43 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। स्टॉप वॉच लगेगा, फ्लैट सरफेस होना चाहिए जहां पे ये अंकल जी इस तरीके से खड़े रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, उठेंगे बैठेंगे, उठेंगे बैठेंगे। कब तक के करना है, 30 सेकंड तक के करना है। जितना वैल्यू निकल के आएगा चार्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हो कि उनकी रेंज क्या है, क्या वो एवरेज के अंदर आ रहे हैं, पुअर के अंदर आ रहे हैं, बिलो एवरेज के अंदर आ रहे हैं। अब बात करते बिलो एवरेज, क्या बोल रहा हूँ, एवरेज के अंदर आ रहे हैं या फिर बहुत अच्छी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, बिलो एवरेज के अंदर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आर्म कर्ल टेस्ट के बारे में। याद रखिएगा इसका पर्पस क्या है, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को पता करना। इक्विपमेंट क्या लगेगा यहाँ पे, एक डंबल लगेगा दोस्तों जो 5 पाउंड का होना चाहिए, 5 पाउंड का वुमेन के लिए और 8 पाउंड का दोस्तों मेन के लिए। और ऐसी चेयर जिसमें आर्म नहीं देखने को मिलेगी वैसी वाली आप लोग को यूज करना है। अवार्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि भाई अंकल जी को चेयर में बैठ जाना है, ये चेयर इस टाइप की होनी चाहिए आप लोग के लिए। और जब डंबल को उठाया जाएगा तो इस तरीके से कर्ल करना है, ठीक है ना। एक कंप्लीट कर्ल कैसे होगा, यहां लेकर जाना है और नीचे लेकर आना, तब जाके कंप्लीट माना जाएगा। तो अंकल जी को या बुजुर्ग आंटी जी को 30 सेकंड के अंदर जितने ज्यादा कर्ल्स कर सकते करना है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यार ऐसा कि भाई नहीं आपको तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जितना उनसे बन सकता है। बुजुर्ग आदमी है यार, क्या फोर्स कर रहे हो तुम उनको, ऐसा नहीं करना है। जितने कर सकते उतना कराना है और उसके अकॉर्डिंग चेक करना है यहाँ पे ये चार्ट में, और बता देना है कि बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज इनकी रीडिंग है। इसके बाद आता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। जैसे हम नॉर्मल लोगों के लिए सिट एंड रीच टेस्ट था, ऐसे ही नॉर्मल हम लोग को चेयर लेना है इस तरीके की, और करना क्या है, टो टच कराने की पूरी कोशिश करना है। अगर टो टच नहीं हो पा रहा है तब माना जाएगा कि नेगेटिव रीडिंग है। अगर टो से आगे हाथ चला जाएगा तो पॉजिटिव रीडिंग मानी जाएगी। पर्पस क्या होता है, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करना। कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, एक चेयर की जरूरत पड़ रही है जिसकी हाइट 44 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। करना क्या है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अपने हाथों को यहां से टच करते हुए चलना है, ठीक है ना। अगर कर ली तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया फिंगर टिप अगर आप लोग की बियॉन्ड द टो चली जाए पॉजिटिव रीडिंग, टो के पीछे रह जाए मतलब नेगेटिव रीडिंग मानी जाएगी। 2 ट्रायल कराए जाएंगे, जो बेस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा और चेक करा जाएगा इस चार्ट से, जिसको आपको नहीं रटना है। और इसके थ्रू पता चल जाएगा कि आप लोग की मतलब फिटनेस लेवल कितनी बेटर है। अब अगली बात करते हैं वो है बैक स्क्रैच टेस्ट। जैसे आप देख पा रहे होंगे बैक स्क्रैच टेस्ट, इसका पर्पस होता है दोस्तों
फ्लेक्सिबिलिटी को पता करना, कहाँ की, अपर बॉडी की, और साथ ही साथ शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करना। कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो एक टेप की या रूलर की जरूरत पड़ेगी बस, और एक पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। करना क्या है, अपने दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से टच करने की कोशिश करना। अगर आपने टच कर लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए माना जाएगा फिटनेस लेवल उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी आप लोग को देखने को नहीं मिल रही है। यहां पे भी सेम वैसे ही दोस्तों, अगर हाथ टच नहीं हो पा रहा मतलब नेगेटिव रीडिंग, हाथ आर पार हो गया मतलब पॉजिटिव रीडिंग मानी जाएगी, और हाथ दोनों एक दूसरे से टच हो गया मतलब 0 मार्क, मतलब अच्छा ही माना जाता है। ये भी जो भी वैल्यू आएगी इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है और बता देना है बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज कैटेगरी के अंदर हो, बाकी रटना नहीं है। 2 बार ट्रायल यहाँ पे भी होगा, जो बेस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में दोस्तों, जिसका नाम है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट का मेन पर्पस क्या होता है? इसके थ्रू हम लोग एरोबिक फिटनेस या एंडोरेंस को पता करने की कोशिश करते हैं बुजुर्ग लोगों के अंदर। इसके लिए हम लोग को एक इस तरीके का 50 यार्ड का आप लोग को एक ट्रैक बनाना है, जैसे आप देख पा रहे हो रेक्टेंगुलर ट्रैक है, जो कि 20 बाय 5 यार्ड का आप लोग को देखने को मिलने वाला है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बुजुर्ग इंसान को यहाँ खड़े करना है, आपको गेट सेट गो बोलना है। बुजुर्ग इंसान चलना शुरू करेंगे। बुजुर्ग इंसान को ऐसा लगे कि 10 यार्ड के बाद वो थोड़ा रेस्ट लेना चाहते, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद वो चल सकते, उसके बाद उनको लगे फिर रेस्ट लेना, फिर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, फिर चल सकते। बुजुर्ग इंसान को लग रहा है कि वो कंटिन्यूअसली चल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है इसमें 50 यार्ड यहां से यहां कवर करना है, वो भी 6 मिनट के अंदर। अगर कोई बुजुर्ग इंसान 6 मिनट के अंदर 35 यार्ड तक ही पहुंचा तो कोई बात नहीं है भाई, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। बुजुर्ग इंसान है, हम उनकी फिटनेस लेवल को पता करने के लिए चेक कर रहे हैं सारी चीजें। तो स्कोरिंग कैसी होगी, कितने टाइम के अंदर, मतलब 6 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस उनने कवर करे, इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। और याद रखना सारी चीजों को भी यहाँ पे मेजर किया जाएगा, क्या थकान अकान तो नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा है वो पूरा का पूरा चार्ट, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि यार जो भी डिस्टेंस उन्होंने कवर करे उसके अकॉर्डिंग वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। बाकी ये रटना नहीं है आपको। इसके बाद बात कर जाए 8 फुट अप एंड गो टेस्ट के बारे में। इसमें करना क्या होता है, पहले समझ लेते हैं पर्पस क्या है। पर्पस दोस्तों 2000 years later. तो चलिए भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उस दिन लाइट चली गई थी इसलिए अब आगे के पोर्शन को अब आज स्टार्ट करते हैं। तो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली इसके पर्पस क्या है पहले जान लो। पर्पस इसका ये होता है कि यार स्पीड और एजिलिटी पता करना जो बुजुर्ग इंसान है उनकी। अब इसको करने के लिए कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, तो देखो यहाँ पे आप लोग को एक चेयर की जरूरत पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली 44 सेंटीमीटर की हाइट के आसपास होनी चाहिए चेयर। स्टॉप वॉच लगेगा, इस तरीके से कोन मार्क लगेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेजरिंग टेप आप लोग को लगने वाला है। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, इसमें एक चीज आप लोग को बहुत ध्यान देना, जो चेयर है और जो कोन है इसके बीच में 8 फीट का आप लोग को गैप देखने को मिलने वाला है, इसलिए इसका नाम है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो चेयर और कोन के बीच में 8 फीट का गैप आप लोग को देखने को मिलने वाला है। फिट फुट दोनों एक ही बात है, टेंशन ना लेना। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं करना कैसे, तो चेयर में बैठ जाना आप लोग को, जैसे गेट सेट गो बोला जाएगा आप लोग को जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से उठकर जाना है और वापस आ जाना है। यहाँ पे जो थोड़ा डायग्राम है थोड़ा गलत है, मैं फिर से बनाता हूं। तो एग्जांपल के तौर पे ये रही चेयर और ये रहा वो कोन। गेट सेट गो बोला जाएगा तो इंसान को उठना है, ठीक है ना, अंकल जी को उठना है और उठकर ऐसे घूम कर मतलब यहां से वापस आके फिर बैठ जाना है। अब यहाँ पे क्या धीरे धीरे जाना है, तेजी से जाना है, जितना तेज जा सकते हैं, मतलब इस वे में कि वो डिसबैलेंस ना हो, मतलब आपको तेज तेज चलने की कोशिश करना है और ऐसे घूमकर वापस आना है कि यहाँ पे डिसबैलेंस ना हो। नहीं तो पता चल रहा है यहाँ पे टर्निंग लिए और बुजुर्ग इंसान उधर फिका गए, ऐसी गलती ना हो। इतने मतलब इस वे में चलना है कि यार वो गिरे ना, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम लोग एजिलिटी पता करने की कोशिश करते हैं उनकी। ये फोटो में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी नोट्स में आप लोग को प्रॉपर फोटो मिल जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो स्कोरिंग किस तरीके से होती है, जितना जल्दी आप लोग मतलब जितने कम सेकंड के अंदर आप लोग जितने कम टाइम के अंदर अगर आप लोग कोन से घूमकर वापस आ जाओगे, स्कोरिंग उतनी आप लोग की बेटर मानी जाएगी। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, ये टेस्ट लगभग 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। जो बेस्ट होता है दोस्तों उसको कंसिडर किया जाता है आपकी एजिलिटी या फिर स्पीड को मेजर करने के लिए। जो भी आप लोग का स्कोर निकल के आएगा वो चार्ट से देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज वो भी एज के अकॉर्डिंग चेक कर लिया जाएगा। एज मतलब बुजुर्ग इंसान की भी तो एज ऊपर नीचे हो सकती है भाई, जैसे 60 से 90 के बीच में आप लोग को देखने को मिले। अब एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं, ये जो चार्ट वगैरह है ना ये एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। बस आप लोग को ये बता दिया गया है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी जितना भी मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया हूं उसके रिगार्डिंग आपको घर पे बैठ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आंसर जरूर करें। इसके अलावा ऐसे और प्यारे क्वेश्चंस आप लोग को मेरी बुक के अंदर भी मिल जाएंगे।
साथ में दोस्तों जो अभी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आप लोग के एग्जामिनेशन में रिपीट होते हुए आ रहे हैं वो ये रहे आप लोग के क्वेश्चन, वो भी प्रॉपर पेज नंबर के साथ। ये सभी के सभी आप लोग को चीजें मेरी बुक के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है फिजिकल एजुकेशन की, बिल्कुल भी लाइटली मत लो फिजिकल एजुकेशन को। याद रखना यही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा फोकस करके मतलब वीडियो देखो और बुक के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आपको 100 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे? वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, तभी 100 मार्क्स आ सकते हैं। 100 मार्क्स अगर एक सब्जेक्ट में आ जाएंगे 20% का बूस्ट मिलेगा। याद रखना, मतलब 5 सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अगर पूरे नंबर आए तो 20% का बूस्ट है। 60% आ रहे तो 80% हो जाएंगे। और वो मेन 3 सब्जेक्ट में कितनी भी मेहनत कर लो, कभी आप लोग को 20% उस स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो अगर इस सब्जेक्ट में आप लोग को ये वैल्यू मिल रही है, ऐड हो रही है आप लोग की लाइफ के अंदर, तो भाई करो यार, मेहनत करो, मेहनत करो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जॉनसन-मैथली टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकली एंड जॉन के और में आप लोग को पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में ऐड हुआ है तो एग्जामिनेशन में बार बार ये टॉपिक पूछा भी जा रहा है। अब ये कब ओरिजिनेट हुआ था दोस्तों, किसने किया था? तो जॉन ने किया था इसको 1932 में दोस्तों। स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि इसके अंदर ना आप लोग को लगभग 10 मोटर स्टंट्स करवाए जाते थे, जिसके थ्रू आप लोग ये पूरे के पूरे टेस्ट को परफॉर्म करते थे। बट आज के टाइम पे याद रखना 1938 में मैथली जी जो आए थे दोस्तों, इन्होंने स्टंट को 4 कर दिए। और आज के टाइम में हम लोग ये 4 स्टंट्स को देखते हैं, इनके टोटल स्कोरिंग निकालते हैं और चेक करते हैं कि आप लोग का मतलब इस टेस्ट के थ्रू जो भी चीज होने वाली है वो कितनी अच्छी है, क्या है क्या नहीं है। अब आप बोलोगे कि भैया होने क्या वाला है इस टेस्ट के अंदर, तो इस टेस्ट के अंदर ना बेसिकली हम लोग किसी भी इंसान की फिजिकल एबिलिटीज को पता करने का काम करते हैं। आप कहोगे कि फिजिकल एबिलिटीज क्या पता की जाती है, होता क्या है फिजिकल एबिलिटी? स्ट्रेंथ हो गई, एजिलिटी हो गई, स्पीड हो गई, इन सबको पता करने का काम हम लोग एक साथ इस टेस्ट के अंदर करने वाले। साथ ही साथ इस टेस्ट के थ्रू इनडायरेक्टली न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग को इवेल्युएट करने में भी हेल्प मिलती है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इस टेस्ट के अंदर हम लोग को करना क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली है, तो जैसे भी हम लोगों ने समझे थे जॉनसन और मैथली दोनों ने मिलकर बनाया। जॉनसन भैया ने पहले इसको इनिशियल में 10 स्टंट के फॉर्म में रखे थे, बाद में मैथली भैया ने इसको लगभग 4 स्टंट में कर दिए। तो आज जो हमें पढ़ना है वो 4 स्टंट्स के फॉर्म में समझना है। इसके अंदर आप लोग को फ्रंट रोल जो कि बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए होगा, बैक रोल जो कि गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए रहता है, जंपिंग हाफ टर्न जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए रहता है, और जंपिंग फुल टर्न जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए रहता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो ये टेस्ट का एरिया है ये किस तरीके का आप लोग को देखने को मिलता है दोस्तों। तो एक्चुअल में ये एरिया जो कंप्लीट एरिया ना यहां से लेकर यहां तक ये 15 फीट का है, और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है दोस्तों ये 2 फीट की आप लोग को देखने को मिलती है। मैट एरिया की लेंथ क्या है? 15 बाय 2 फीट आप लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा जो 15 फीट है दोस्तों ये एक्चुअल में 10 सेक्शन में डिवाइडेड है। कितने? 10 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और ये जो सेक्शंस डिवाइडेड है इसके बीच की लेंथ कितनी है? तो दोस्तों वो है 18 इंच, 18 इंच, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो पूरी की पूरी मैट है इसके बीच में आप लोगों ने एक बीच में मिडल लाइन भी देखने को मिल रही है। तो ये मिडल लाइन से ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। मतलब देखो जो इसकी लेंथ होगी ना, मतलब कितनी थी, ये 2 फीट था, तो यहाँ 1 फीट, यहाँ 1 फीट, और एकदम बीच से लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी गई। तो ये आप लोग को इस तरीके से एग्जामिनेशन में मैट पूरा का पूरा बना के आना है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पूरा 15 फीट का है, तो ऑब्वियसली बात है वैसे तो 10 सेक्शन में डिवाइड है, तो बीच में भी एक लाइन आएगी जो एक्चुअल में पूरे के पूरे एरिया को 2 हिस्से में डिवाइड कर देगी। 15 फीट है तो इधर पे आप लोग को 7.5 फीट, इधर 7.5 फीट में आप लोग को देखने को मिलने वाला। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई। एक एक करके आप समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो टेस्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले, जो पूछा जाने वाला एग्जामिनेशन में, इसमें जो सबसे पहला होता है दोस्तों वो है फ्रंट रोल। कि आखिर ये फ्रंट रोल होता क्या है? जैसे आप लोग को ये मैट देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप लोग को स्टार्टिंग एरिया में खड़े रहना है दोस्तों, और आप लोग को यहाँ पे बॉडी को रोल करते हुए चलना है। समझ रहे हो ना, सब पूरा कुलाटी मारते हुए आप लोग को जाना है। तो बेसिकली इसके अंदर आप लोग को 2 रोल करना है, 2 रोल याद रखना, समझे, 2 रोल्स करना है। पहला जो रोल है दोस्तों वो फर्स्ट हाफ में होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक के 15 फीट है, तो बीच में यहाँ पे 7.5 फीट ये हो गया, 7.5 फीट ये हो गया। तो पहला रोल जो है 7.5 फीट के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर जो सेकंड हाफ है आप लोग का 7.5 फीट का, 7.5 फीट का, उसमें आप लोग को यहाँ पे सेकंड रोल देखने को मिलने वाला है। ऐसे करके आप लोग को ये पूरे के पूरे मैं कह सकता हूँ फ्रंट रोल को परफॉर्म करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, गलती से भी आप लोग को साइड लाइन को टच नहीं करना है, या फिर ऐसा नहीं कर देना है कि जो एंड लिमिट है उससे एकदम बाहर जाके रोल होकर गिर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। सारी चीजें ऐसी करनी है परफॉर्म कि जब आप इसको रोल करोगे तो आप यहीं पे आके लैंड करोगे। लैंड मतलब क्या होता है? मतलब वहीं पे आके आप लोग नॉर्मल पोजीशन पे आओगे, फिर जब रोल करोगे तो आप लोग यहीं पे आओगे। ऐसा नहीं कि यहां से आप लोग
फेंका गए कहीं और, या फिर आप रोल मार रहे हो तो आप कहीं बाहर ही निकल गए, मतलब समझ रहे हो, जब रोल कर रहे हो तो ऐसे कहीं बाहर ना निकल जाओ, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इसके अलावा दोस्तों ये चीज तो मेरे ख्याल से प्रोसीजर क्लियर हो गई होगी। अब इसकी स्कोरिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप करेक्ट रोल करते हो तो 5 मार्क्स मिलने वाले। जैसे मैंने अभी आप लोग से कहा था 2 आप लोग को रोल करने हैं, तो अगर 2 रोल सही करोगे तो मैक्सिमम 10 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। बट गलतियां भी होगी रोल करते टाइम, हो सकता है कोई मैट एरिया से बाहर निकल जाए, कोई हो सकता है लाइन से बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, कोई एंड लाइन से भी बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देखो -2 मार्क्स कट सकते हैं जब अगर आप टच कर दो या क्रॉस कर दो जो साइड लाइन है उसको, ठीक है ना, जो साइड वाली लाइन है, ये देख लो, ये जो साइड की लाइन है इसको अगर टच कर दो तब हो जाएगा। 1 मार्क्स आप लोग का कट सकता है जब आप लोग एंड लाइन को क्रॉस कर दो। कई बार हो सकता है कि रोल करते करते यहां ना आते हुए आप लोग बाहर ही निकल गए, कुछ ऐसा हो गया, तो -1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे आपके। और -5 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं जब आप फ्रंट रोल कर ही ना पाओ, जैसे भैया कर रहे हैं सब कर ही ना पाओ, तो आप लोग के -5 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। अब बोलोगे भैया हमको तो मिले ही नहीं, तो -5 क्या होता है, अब माइनस में चला जाएगा। चलो आगे बढ़े। अगला होता है बैक रोल। जैसे आप लोगों ने भी फ्रंट रोल देखे, सेम जैसे यहाँ पे फ्रंट रोल देखे, पूरी प्रोसीजर पूरी सेम है, ठीक है, बस इसको परफॉर्म फ्रंट पॉइंट से किया जा रहा था, इसको परफॉर्म बैक पॉइंट से किया जाएगा। मतलब वो इंसान ऐसा उल्टा खड़ा रहेगा, ठीक है, और रोल भी वो उल्टा होने वाला है ऐसा। ओए ये आंख देख लो, आंख से समझ जाओगे वो इंसान किधर है। अब विजुअलाइज कर लो भाई, जब ऐसा आएगा और वापस आके उल्टा ही खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ मुंह। वाह कैसे एकदम मैंने मतलब बनाया हो डायग्राम। आई होप क्लियर हुआ सब लोग को। तो आपको खड़े यहीं पे रहना है, ठीक है ना, गेट सेट गो बोला जाएगा, आपको बैक रोल करना है। जैसे आप लोग फ्रंट की तरफ रोल कर रहे थे, अब आप लोग को बैक से उल्टा होते हुए रोल करते हुए चलना है। क्लियर है, ये जैसे आप दिख रहे हैं ना ऐसे उल्टा होते हुए, तो यहाँ पे भी आपको 2 रोल करने हैं। पहला जो रोल है वो फर्स्ट हाफ में होगा, मतलब 7.5 फीट 7.5 फीट के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग को वापस आके यहाँ पे रुकना है, फिर आप लोग को अगला रोल करना है और यहाँ पे आके आप लोग को रुकना है। क्लियर है गाइज, स्कोरिंग पूरी की पूरी सेम है। सही करोगे तो 5 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स। साइड लाइन को टच कर दोगे या क्रॉस कर दोगे तो 2 मार्क्स कट जाएंगे। एंड लाइन को क्रॉस कर दोगे तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। अगर बैक रोल परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, बैक रोल अगर परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे तो -1 मार्क्स आप लोग के यहाँ पे डिडक्ट होने वाले। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आप लोग का आता है ना वो है जंपिंग हाफ टर्न। जंपिंग हाफ टर्न में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करा क्या जा रहा है। तो जो आप लोग का मैट एरिया था दोस्तों, वहां पे आप लोग को बेसिकली नॉर्मल वे में खड़े हो जाना है, ठीक है ना। आप लोग को करना है कैसे, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अभी आप लोग को देखने को मिल रहा हूँ, मतलब ये मैं इस फेस करते हुए खड़ा हूं, जैसे ये हमारा ट्रैक एरिया था, ये रहा हमारा वो ट्रैक एरिया, और मैं खड़ा हो चुका हूं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, ये मैं इस तरफ फेस करते हुए खड़ा हूं। और जब मैं कूदूंगा कैसे, जंपिंग हाफ टर्न लेना, मतलब जंप होकर हाफ हो जाना, मतलब 180 डिग्री में मुझे रोटेट होना है या टर्न होना है। तो जब मैं कूदूंगा तो ऐसे हो, समझ में आया, आई होप क्लियर है। तो सेम जब ये इंसान यहां से कूद कर आएगा ना तो रिटर्न होकर आप लोग को इस फेस की तरफ देखने को मिलने वाला है। अब मान लो मैं इधर आगे इस तरीके से, अब आगे मुझे फिर जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा ऐसे, ठीक है ना। तो हाफ पूरा 180 डिग्री में रोटेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ये जो जंपिंग है कंटिन्यू चलनी चाहिए। कितने बार दोस्तों, तो आप लोग को लगभग 4 परफेक्ट जंप करने हैं। अगर आप 4 परफेक्ट जंप करते हो तो 10 नंबर आपको पूरे मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, गलत अगर होता है तो -2 मार्क्स यहाँ पे कट सकते हैं दोस्तों। किस वे में, कि अगर आपकी लैंडिंग गलत हुई, या एक पैर पे आपने लैंड कर दिए, या आपकी टर्निंग गलत डायरेक्शन में हो गई, या दोनों मिस्टेक साथ में हो गई, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो उसमें आप लोग के मार्क्स कट सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला होता है जंपिंग फुल टर्न, जो कि सब बॉयज के लिए आप लोग को करना है मेजरली। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो ये एरिया, ठीक है ना, मान लो ये आप लोग का मैट, ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से खड़े हो। अब आपको क्या करना है, जब आप कूदोगे तो पहले क्या हो रहा था, जंपिंग हाफ टर्न में ऐसे कर रहे थे कि हम हाफ टर्न हो रहे थे, लेकिन जंपिंग फुल टर्न में कुछ ऐसे घूम जाना है आपको कि उसी फेस में वापस आ जाओ, ठीक है। तो जब आप जंप करोगे अगले लाइन की तरफ, तो आपको कैसे जंप करना है कि जहां पे पूरा इस तरीके से आप लोग को जंप करना है। क्लियर है, जिससे 180 डिग्री आप लोग यहाँ पे कर पाओ। 5 परफेक्ट जंप आप लोग को करेंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और डिडक्शन सेम वैसे आप लोग को देखने को मिलेगा, -2 मार्क्स कट सकते हैं दोस्तों। इसमें रीजन क्या है, अगर बैलेंस लूज हो जाए लैंडिंग के दौरान, या ज्यादा ही रोटेट हो जाए, मतलब 360 की जगह पे 480 रोटेट हो गए, या रोटेट ही ना हो पाए 270 तक ही हो गए, या फिर ओवर स्टेप कर दिए इधर उधर मार्क लाइन में, कहीं इधर उधर चले गए, तब आप लोग के मार्क्स कट सकते हैं। याद रखना दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में जब भी जंपिंग आप करोगे तो लैंडिंग आप दोनों पैर में एक साथ करिएगा। आई होप क्लियर है सब लोग को। तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों मार्क्स किस तरीके से दिए जा रहे हैं, फ्रंट रोल के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स, बैक रोल के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स, फिर जंपिंग हाफ टर्न के लिए 10 मार्क्स, और फिर जंपिंग फुल टर्न के लिए भी 10 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो टोटल आप लोग को
इस पूरे टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स में से आप लोग को स्कोर करना है। जितने आप लोग ज्यादा करोगे उतना अच्छा आप लोग का, मैं कह सकता हूं, फिजिकल एबिलिटीज मानी जाएगी। तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों या चारों स्टंट को पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। इसका प्रॉपर आंसर कैसे फ्रेम करना बुक के अंदर मैंने ऐड कर दिया था दोस्तों। साथ में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग को इसके अंदर मिल जाएंगे। और अगर तुम्हारा ये कंप्लीट पोर्शन हो चुका है तो प्लीज सेल्फ असेसमेंट पेपर को सॉल्व जरूर कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आप लोग को इस चैप्टर के रिगार्डिंग मिल जाएगा जो एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछे जा सकते हैं। तो अगर पी को सच में सीरियसली लिए हो बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए तो 100 मार्क्स टारगेट करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इस सब्जेक्ट को लेकर। नॉर्मल पास ही होना था तो कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं। बाकी इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एप्लीकेशन है, वेबसाइट से जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे या फिर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, सो दैट आप लोग को डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।